Hello, dear students. How are you all? I hope you are all doing good and studying really very hard. So, students, आज हम एरर्स एंड मेजरमेंट का तीसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने एक्यूरेसी प्रिसिशन क्या होता है ये समझाया था, और भी इम्पोर्टेंट बातें आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी एक्यूरेसी प्रिसिशन क्या होता है और उसमें डिफरेंस, मतलब ऑन नंबर लाइन भी नंबर के टर्म्स में और फिजिकल इवेंट्स के टर्म में एक्यूरेसी प्रिसिशन का क्या मतलब होता है। आप जरूर जाके देखें उस वीडियो में, आपको आपके कोई डाउट, जो भी जन्मों के डाउट पड़े होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, ये जो वीडियो सीरीज है मैं स्टूडेंट्स नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, और कोशिश यही है कि जितने भी कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी के सभी इन्वॉल्व कर लूँ और आपको अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करूँ। तो ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत तक नहीं है। एक एक नोट्स, हर एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में होगा, जो रिलेवेंट होगा, सब कुछ कवर किया हुआ है। आपको वो नोट्स सारे मेरे टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए उसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट। उसमें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन कैलकुलेशन। मतलब नॉर्मली हम जब मेजरमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि मुझे एक लेंथ मेजर करना है, ठीक, आपको कोई रॉड है उसकी आपको लेंथ मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, कोई स्केल लोगे उसकी मेजर करोगे। आपने पहली बार मेजर किया, चलो सपोज आंसर आया 15.32। आपने दूसरी बार मेजर किया, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि दूसरी बार अगर मेजरमेंट करोगे तो आंसर एग्जैक्टली यही नहीं आएगा। हो सकता है 15.31 आ जाए, या 15.30 आ जाए, या 15.5 ही आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये ह्यूमन एरर है, अब कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ये रैंडम एरर बोल सकते हो इसको, कि आप जितने बार रीडिंग लेते हो उतने बार थोड़ी थोड़ी अलग अलग रीडिंग आती है। पर मान लेते हैं कि आपको जो लेंथ आपने मेजर करी है वो लेंथ मेजर करके आपको रिपोर्ट में लिखना है, और वो जो मेजरमेंट है वो आपको कहीं भी भेजना है फॉर साइंटिफिक पर्पस। तो आप स्टूडेंट गलत नहीं भेज सकते। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी रीडिंग में कुछ एरर हो सकता है, तो एरर को भी आप ढंग से स्पेसिफाई करें। मान लेते हैं कि आपने एक लेंथ मेजर करी 100 सेंटीमीटर। अब वो हो सकता है 100 सेंटीमीटर में 100+5 भी हो सकता है, और क्या पता अगर 5% का एरर हो गया तो 95 भी हो सकता है, 100-5। तो आपको ये साफ साफ बताना होगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है वो आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल मेरी कैलकुलेशन में ये आ सकता है, मेरे मेजरमेंट में ये आ सकता है। ये आपका काम है। तभी आपकी रीडिंग जब जाएगी तो जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरे साइंटिस्ट होंगे, दूसरे पर्सन होंगे जो उस रीडिंग को यूज करने वाले हैं, वो बेफिक्री से यूज कर सकते हैं। उनको पता है कि ये जो रीडिंग आई है इसमें कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है, तो ही नोज। और ऐसे में क्या है कि वो भी अपना एरर का मार्जिन लेके चलेंगे। अगर आपने एक रीडिंग ली है सपोज 25 सेंटीमीटर, मैं बार बार सेंटीमीटर ले रहा हूँ, चलो मास ले लेते हैं यार, 25 kg, राइट, 25 kg, 25 तो 250 ग्राम कर लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल। ये आपने कोई चीज़ मेजर करी, 250 ग्राम आया। लेकिन स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 250 ग्राम आप एक बार मेजर किया, आप 2-3 बार मेजर करोगे, 250 ग्राम 0.1, 250 ग्राम 0, 250 ग्राम 3, कुछ भी ऊपर नीचे अंतर हो सकता है, राइट। नाउ आपने अगर 250 लिख के दे दिया तो आप तो बोल रहे हो कि 250 एब्सोल्यूट है, बट ऐसा थोड़े ना है ना। वो जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि इस रीडिंग को लेके 250 मान के सॉल्व कर देगा और ये मान लेगा कि इसमें कोई एरर नहीं हो सकता, और मान लेते हैं एरर निकल गया, तो उसकी कैलकुलेशन तो फेल हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। वो जो एक्सपेरिमेंट करा वो तो फेल हो जाएगा ना। तो ऐसी रीडिंग का कोई मतलब नहीं इसमें आपने एरर को ढंग से लिख के नहीं भेजा। इसलिए हमें जब भी मेजरमेंट करते हैं तो आपको प्रॉपरली एरर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताना पड़ता है। तो इसी के लिए मैं आपको सभी चीज बताने वाला हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सपोज वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी n टाइम्स। वो लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। आप इस कमरे का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो थर्मामीटर से। आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, आप अगर थर्मामीटर लेके आओ और अपना खुद का टेम्परेचर मेजर करो,
तो आप देखोगे कि कभी आपका टेम्परेचर आएगा 98.3 फ़ारेनहाइट, कभी आपका टेम्परेचर आएगा 98.2 फ़ारेनहाइट, कभी 99 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। सो ये वेरिएशन क्यों आता है? दिस इज एन रैंडम एरर। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। तो बात यह है कि आपने एक बार रीडिंग ली और भेज दी, वो गलत है। आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी कम से कम 10, 15, 20, तो आपको n टाइम्स रीडिंग लेनी पड़ती है। सो सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स, द मेजर्ड वैल्यूज मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, जैसे मैंने बताया 98.1 आया, फिर 98.3 आया, फिर 98.4 भी आया, 99 भी आया, तो ऐसे कई सारे अलग अलग रीडिंग आती रही। तो आपने क्या किया, आपको पता ही नहीं है ट्रू रीडिंग क्या है, एग्जैक्टली रीडिंग क्या है, आपको पता नहीं है। दिया हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब का एवरेज लेना पड़ेगा। आपकी रीडिंग जो है इधर से उधर वरी कर रही है, 98.1 से लेके 98.99 तक वरी कर रही है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है इसके बीच में आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू जो है, ट्रू रीडिंग जो है, मतलब आपका जो ट्रू टेम्परेचर है, वो कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। तो ऐसे में आपको नहीं पता ट्रू रीडिंग, इसलिए आप क्या करोगे, ट्रू रीडिंग निकालने के लिए आप कर लेते हो उन सबका एवरेज। जितनी भी रीडिंग आई उन सबका एवरेज लोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग, आपका आ गया। इसको आप बोलोगे मीन वैल्यू ऑफ द रीडिंग। अब अगर वो लेंथ है तो मीन वैल्यू ऑफ लेंथ बोलेंगे, अगर वो टेम्परेचर तो मीन टेम्परेचर बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रू रीडिंग। तो आप क्या बोलोगे, भैया यही ट्रू रीडिंग हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल। तो अगर आपको दिस इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन। चलिए ये बात क्लियर होगी। अब एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। देखो, जो मीन आपने निकाला है वही आपने ट्रू वैल्यू माना है। आप मान रहे हो कि यार यही होगी, ऑलमोस्ट यही होगी ट्रू वैल्यू। अब आप क्या चाहते हो, जरा एरर देखे तो हर बार जो आपने रीडिंग ली थी वो ट्रू वैल्यू से तो अलग आई होगी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट्स आखिरी में, है ना, तो आप चिंता ना करें। तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो आपने इंडिविजुअल ली थी A1, A2, A3, अब उन सब में से क्या करते हो, A1 माइनस AM, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट रीडिंग इन इंडिविजुअल मेजरमेंट विल बी, पहले में तो ए मीन जो ट्रू रीडिंग है उसमें से माइनस कर दिया A1, तो कितना है ये A1 जो रीडिंग आई है ये ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, तो कितना दूर है, डेल्टा A1। अगेन ये जो A2 है ये मीन वैल्यू से मतलब ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, तो डेल्टा A2 दूर है। यहाँ पे आप ये माइनस भी आ सकता है, ये प्लस भी आ सकता है। माइनस प्लस का मतलब अपन समझ जाएंगे कि भाई माइनस आया तो ए मीन छोटा है, मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू ए मीन से थोड़ी ज्यादा आ गई है ना, ये अपन समझते जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इतनी भी आपने रीडिंग ली थी उन सब में एरर कितना आया एक बार निकाल लिया आपने। हर बार देख रहे हो, कई बार एरर जो है पॉजिटिव आता है, कई बार नेगेटिव आता है। वैसे अगर आप इन सबको सिंपली ऐड कर दोगे तो फाइनली वो जीरो ही आ जाने वाला है। अगर आप एरर्स को ऐड कर दोगे डायरेक्टली तो जीरो आ जाने वाला है, ठीक। तो इसको डायरेक्टली ऐड करके फायदा नहीं है। अगर आपको ये निकालना है कि ऑन एन एवरेज हर बार जो रीडिंग आती है वो ट्रू वैल्यू से कितनी दूर जाती है, तो आपने देखा यहाँ पे पहली रीडिंग इतनी दूर थी, पहली रीडिंग इतनी दूर, दूसरी रीडिंग इतनी दूर थी, वैसे हर रीडिंग इतनी दूर थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दूरी है ट्रू वैल्यू से जो रीडिंग आई है उसकी दूरी जो है वो कितनी है ऑन एन एवरेज, कितना एरर है ऑन एन एवरेज, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये जो एरर्स आए हैं ना इनका भी मीन निकाल लेते हैं। हर एक बार जो एरर आया है, हर रीडिंग में जो एरर आया है उसका मैग्नीट्यूड आप सीधे ऐड कर देते हो, ऐसे n टाइम्स आप ऐड कर देते हो, डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग आपने ली। तो आपने क्या किया है, जितने भी एरर्स आए थे ना उनका भी एवरेज ले लिया। ऑब्वियसली आप जब मैग्नीट्यूड्स का एरर लोगे तभी तो फायदा होगा, ठीक। तो ये जब आपने हर रीडिंग में जो एरर आया है एब्सोल्यूट एरर, उनका जब एवरेज निकाल लिया तो वो जो बन के आता है उसको बोलते हैं आप मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं आप उसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब फाइनली आप रीडिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो देखिए। नाउ ए मेजर्ड वैल्यू इज रिप्रेजेंट एज दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो आपने मान लेते हैं टेम्परेचर इस कमरे का मेजर करके भेजा, तो आप टेम्परेचर की कम से कम 5 रीडिंग लीजिए, 5 रीडिंग जो आएगी उनका एवरेज लीजिए, वो एवरेज को आप ट्रू वैल्यू कहोगे। फिर हर एक जो रीडिंग थी उसमें आप देखो कि कितना मीन वैल्यू से वो कितनी दूर है, और वो जो कितनी दूरी है उसको आप मतलब जो डेल्टा ए है उनके मैग्नीट्यूड्स का भी आप एवरेज लो, और
वो आपका हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप बोलोगे ऑन एन एवरेज इतना एरर आता है और ये उसकी ट्रू वैल्यू है। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एक एग्जांपल भी मैं दूंगा आपको, पहले आप जरा छोटी मोटी और बात समझ लें। एक टर्म होता है रिलेटिव एरर या उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, कि मतलब कितना परसेंटेज, उसको परसेंटेज भी बोल सकते हो, कितना फ्रैक्शन एरर आ रहा है। जैसे मान लेते हैं आपने 100 बच्चों के खेलने के लिए आपने सपोज, जैसे कहते हैं आपने स्विच बना रहे हो, आप इलेक्ट्रिक स्विच बना रहे हो, तो आपने 100 स्विच बनाए। पर आप क्या है, जब 100 स्विच बनाते हो तो आपके 5 स्विच हर बार, कई बार 5 स्विच खराब हो जाते हैं, कई बार 4 खराब हो जाते हैं, कई बार 6 खराब हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता रहता है कि यार 100 स्विच आप एक साथ प्रोड्यूस करते हो, तो यार 5 कभी 4 कभी 6 ऐसे ये हमेशा खराब हो जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये कितने खराब होते हैं, जैसे 3 बार में आपने देखा 5 4 6, तो ऑन एन एवरेज 5 खराब हो रहे हैं, है ना। हर बार आपके 5 स्विच लगभग लगभग खराब हो जाते हैं, मतलब आपकी ये थोड़ी सी एफिशिएंसी में कमी है। तो आप ये बोलोगे, मैं बोलूंगा जो एरर आता है हमारे, हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें एरर कहीं ना कहीं 5% का है। 100 में से 5 खराब हो जाते हैं। तो बोलेंगे कितना फ्रैक्शन एरर आता है, तो बोलेंगे पहली बात तो 1/20, क्योंकि ये इतना ही आता है। ये हुआ फ्रैक्शनल एरर, अगर आपको फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है। और आप बोलोगे कितना परसेंटेज एरर, तो आप इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 500 में से 5 मतलब 5%। तो आपकी जो ये फैक्ट्री है, आप किसी को बेचने जा रहे हो, आपकी ये कारखाना बेचने जा रहे हो, तो आप उसको बोलोगे भैया देखो ये जो कारखाना है इसमें बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस और वी डोंट नो व्हाट रीजंस, बट इसमें अराउंड 5% एरर आता है हर बार, जो 5% माल है आपका खराब निकल जाता है। सो ये बात को आप ध्यान रखें, समझे बात को। ये ऐसा हो सकता है आप 10 काम करते हो उसमें से एक आध काम आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, एंड दैट्स ह्यूमन एरर, हो जाता है। तो ठीक है। सो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो आपकी रीडिंग में एरर आया है डिवाइड बाय मीन वैल्यू, राइट। ये उसकी ट्रू वैल्यू थी, तो इस ट्रू वैल्यू में कितना एरर है। आप मान लेते हैं एक लेंथ मेजर कर रहे हो और वो लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर मेजर करने जा रहे थे और 50 सेंटीमीटर में आप देख रहे हो कि 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको ऊपर नीचे हो जाए, मतलब 5/50। आप बोलोगे इंटू 100 कर दो, तब तो क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो 50 में से 5 भैया ऊपर नीचे हो सकता है, ये कितना एरर हो गया, ये 10% एरर हो गया है ना। 5 में से 50 का मतलब ये, और ये बोलो कितना फ्रैक्शन एरर हो गया, तो 1/10, 10 में से एक बेकार है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि 10 में से 1 सेंटीमीटर तो मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ भैया, ये आपकी एक्यूरेसी है। तो ये फ्रैक्शनल एरर आपको कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के बारे में बताता है, राइट। क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर है ये आपको कुछ भी एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि एक लेंथ है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ एग्जांपल, एक लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 है सेंटीमीटर है, और एक लेंथ है L2, वो सपोज है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 है। मतलब आपने एक रीडिंग से कैलकुलेट की, एक रीडिंग, एक स्केल ली और उस स्केल से आपने 100 सेंटीमीटर में किया, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में खाली 1 सेंटीमीटर का एरर आ पा रहा है, या तो 101 होगा या तो 199 होगा, वो 99, ज़्यादा एरर नहीं है। लेकिन कहीं आपने एक दूसरी स्केल से मेजर किया, उसमें आपने सिर्फ खाली 10 सेंटीमीटर मेजर किया, और 10 सेंटीमीटर में आप देख रहे हो 2 सेंटीमीटर का एरर, या 1 सेंटीमीटर ही मान लो यार। अगर 10 सेंटीमीटर मेजर करने जा रहे हैं और 10 सेंटीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर बोल रहे हो कि ऊपर नीचे हो सकता है, तो कौन सा बेकार इंस्ट्रूमेंट है ये। अगर मैं इसमें एरर की बात करूंगा इसमें, तो इसमें बता रहे हैं कि 10 में से एक, आप उसको ऐसे समझ लो, 10 में से एक माल खराब हो जाना और 100 में से एक आइटम खराब हो जाना, कौन सा बढ़िया है। ऑब्वियसली ये बढ़िया है। तो आप जब फ्रैक्शनल एरर निकालते हो तो आपको एक्यूरेसी के बारे में काफी अच्छे से अंदाजा लगता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा फ्रैक्शनल एरर क्यों इंपॉर्टेंट है, और फ्रैक्शनल एरर जो होता है उसी से आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो आपको कुछ बातें समझ में आई होगी क्यों फ्रैक्शनल एरर, क्यों परसेंटेज एरर इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको काफी अच्छा अंदाजा देते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। इन एन एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मेजर्ड एंड इट फाउंड, आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया तो 1.32 आया, फिर 1.34 आया, फिर ऐसा अलग अलग रीडिंग आई। अब आपसे देखो कुछ चीज़ पूछी है, पहले पूछा है कि मीन वैल्यू क्या है, मतलब वो एक्चुअली पूछ रहे हैं कि ट्रू वैल्यू कितनी है।
अब आपको ट्रू वैल्यू दी नहीं है, पूछी जा रही है, तो आप क्या करोगे, आप निकाल दोगे एवरेज। सो पहली चीज तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, वो क्या होगी, एवरेज होगी। तो एवरेज निकाल दो, एवरेज कितना आया 1.35। अब देख रहे हो कि ये है ट्रू वैल्यू। अब हर बार 1.35 तो मिला नहीं हमको, अलग अलग मिला है, तो अब हर बार में कुछ ना कुछ एरर होगा। अगला पार्ट यही पूछा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हर रीडिंग जो आई थी उसमें कितना एरर आया था वो निकालेंगे। तो हमने देखा कि जो पहली रीडिंग थी, पहली रीडिंग में एरर था ये कितना, 0.3 का। दूसरी रीडिंग में एरर था 0.01 का। तीसरी रीडिंग निकाली, उसमें एरर कितना आया, -0.01 का। चौथी रीडिंग निकाली, उसमें इतना आया। आप इन सबको ऐड भी कर दो स्टूडेंट्स, देखो इन सबको ऐड करके कितना मिला आपको, जीरो। मैंने कहा था कि आप सिंपली ऐड कर देंगे जीरो मिलेगा, कोई फायदा नहीं। आपको वाकई में निकालना है कि ऑन एन एवरेज कितना एरर आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके मॉडुलस को ऐड करना पड़ेगा, इनके मॉडुलस को ऐड करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, राइट। तो आपने वही किया कि पहली बार में चार रीडिंग आई थी, चार में चार एब्सोल्यूट एरर आए थे, तो ये आपने इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, इस तरीके से ऐड कर दिया है, डिवाइड बाय 4 कर दिया है। तो अब आप फाइनली देख रहे हो कि ऑन एन एवरेज कितना एरर आता है, 0.02। आप समझ गए कि आपको अगर रीडिंग रिप्रेजेंट करनी तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे मीन वैल्यू प्लस माइनस 0.02। सो फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो आपकी मीन वैल्यू थी म्यू इज इक्वल टू 1.35 प्लस माइनस 0.02। ये जो आपने अभी निकाला है स्टूडेंट्स, ये सही है, समझे बात को आप, ओके ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर को हमसे पूछता है, तो रिलेटिव एरर निकालने का तरीका क्या है, आपने डिवाइड कर दिया है, सीधे रिलेटिव एरर आ गया। कोई बोलता है परसेंटेज एरर, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, जो भी आपने 0.14 निकाला तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, कितना आ गया 1.4%। तो फाइनली आप इस तरीके से लिखोगे। रीडिंग लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। या तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखो स्टूडेंट्स, ऐसे जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको, या तो आप सिंपली एब्सोल्यूट एरर लिख दो, या फिर आप 1.35 प्लस परसेंटेज एरर लिख के दे दो। तो दोनों चलते हैं, रीडिंग इस तरीके से भी लिखी जाती है, इस तरीके से भी लिखी जाती है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप ये समझ गए कि रीडिंग कैसे देनी पड़ती है ना, ओके। अब ये तो था कि आपने कोई एक बार वैल्यू मेजर करी है और अब आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात ये है कि वो जो पर्सन है जिसको आपने ये रीडिंग लिख के भेजी है, वो उस रीडिंग को कैलकुलेशन में यूज करेगा, कहीं और यूज करेगा, तो कैलकुलेशन होगी, मैथ्स मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन होता रहेगा। तो अब उस समय पे जब आप मान लेते हैं कि अ, कभी ये जो रीडिंग आपने भेजी है, सपोज आपने लेंथ मेजर करके भेजा, और लेंथ ऑफ एक आपके पास एक रेक्टेंगल था, आपने उस रेक्टेंगल की लेंथ मेजर करके भेजी, आपने उसकी ब्रेड्थ मेजर करके भेजी। अब कोई हमसे पूछने लग जाए कि बताओ यार पेरीमीटर जो आएगा उसमें कितना परसेंट एरर आता है, पेरीमीटर। तो जब ऐसा आ जाएगा पेरीमीटर में कितना परसेंट एरर हो सकता है, ऐसा करके पूछने लग जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और वो रूल्स हैं, पहला तो रूल्स अपना जो है वो है सम और डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा है स्टूडेंट, सम और डिफरेंस। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ और फिर आपको सब कुछ समझाऊंगा। एग्जांपल देख लो और आपको बाकी समझ में आ जाएगा। सपोज आपने लेंथ मेजर करी L1, कोई आपके पास लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ है। मैं 20 प्लस माइनस भी कर सकता था, मैंने इसको यहाँ पे लिखने की जगह फाइनली बाद में लिखूं चलेगा। फिर आपने वैसे ही ब्रेड्थ मेजर करी किसी रेक्टेंगल की, तो वो आ गया 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या है, दोनों अलग अलग रीडिंग, दोनों अलग अलग स्केल से मेजर कर दी होगी। अब फाइनली जो भी है, हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं कि जो लेंथ प्लस ब्रेड्थ अगर देखना चाहता हूँ, तो ये दो इसमें इसमें कितना एरर आ सकता है, ऐसा कोई बोल रहे हो। तो इसमें एरर कितना आएगा मुझे पता है, देखो भैया लेंथ प्लस ब्रेड्थ होना तो 30 है, ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है ये उसकी मीन वैल्यू तो हो गई, लेकिन प्लस माइनस आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस आप कितना एरर बताओगे, यहाँ पे दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है उसने तो ये जब लिख के भेजी आपको रीडिंग ये, तो वो क्या देख रहा है कि देखो भाई मैं जो रीडिंग लिख के देख रहा हूँ वो
उसमें 20.1 भी हो सकता है और 20 -0.1 भी हो सकता है। तो इस तरह से लिख के बता दिया। अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल एरर आप देखो, ऐसा भी हो सकता है इन केस, एक जो केस में ले रहा हूँ कि एल जो उसने तो लिख के दे दिया, एल वाकई में 20 प्लस 0.1 ही रहा हो, 20 प्लस 0.1 उसने तो लिख के भेज दिया कि 20 प्लस माइनस 0.1, हो सकता है कि लेंथ वाकई में 20 प्लस 0.1 रही हो और जो ब्रेड्थ है वो भी वाकई में 10 प्लस 0.2 रहा हो। तो ऐसे में अगर आप लेंथ प्लस ब्रेड्थ निकालते हो, मैं कैपिटल बी यूज कर लिया यहाँ पे, वैसे तो स्मॉल बी क्या था, तो 30 प्लस 0.3 आ गया। तो अगर मान लेते हैं कि इन केस किसी केस में ऐसा रहा कि जो लेंथ और ब्रेड्थ वो हायर एंड पर है, 0.1 20 प्लस 0.1 रही होगी और 10 प्लस 0.1, तो अगर ऐसा भी केस हुआ तो मैक्सिमम कितना एरर आ पाया, 0.3। तो जब आप ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है ये लिख के भेजोगे तो आपको बताना होगा उसको कि भैया लेंथ प्लस ब्रेड्थ में मैक्सिमम पॉसिबल एरर 0.3 का हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर 0.3 का हो सकता है। और दूसरा जो केस पॉसिबल हो सकता था वो ये कि सपोज लेंथ जो है वो 20 माइनस 0.1 हुई होती, वैसे तो 20 माइनस 0.1 से लेकर 20 प्लस 0.1 तक कुछ भी हो सकती, लेकिन मान लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेके आना है, कब हो सकता है, तो मान लेते हैं कि लेंथ जो है 20 माइनस 0.1 और जो ब्रेड्थ है वो 10 माइनस 0.1 होती, 0.2 होती, तो उस केस में आप देखते कि लेंथ प्लस जो ब्रेड्थ है वो 30 माइनस 0.3 हो सकती। तो मैं ये देख रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट बात कि जो एरर है वो 0.3 मैक्सिमम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ प्लस ब्रेड्थ है वो 30 से ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 ज़्यादा हो सकता है या फिर 0.3 कम हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर कितना हो गया, मैक्सिमम एरर हो गया ये 0.3। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आप एक बार समझ रहे हो कि लेंथ और ब्रेड्थ जो दिख रहे हैं आपको, तो मैक्सिमम एरर जो होता है इन दोनों का सम होता है, ये दोनों का सम होता है, मैक्सिमम इससे अधिक एरर पॉसिबल ही नहीं है। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है स्टूडेंट्स, क्या, इफ द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस, डिफरेंस में भी ये रूल है स्टूडेंट, sum or difference of the two quantities is equal to the sum of absolute error in individual sum of absolute error। so maximum क्या बोला है, maximum error in the sum or difference of two quantities, maximum error in L plus B और L minus B वो कितना हो सकता है, that will be the sum of individual mean absolute error। इतनी सी बात, अब तो बहुत इजी हो गया स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही गया होगा करना क्या है। तो मैं यहाँ पे देखो कि x इजिकल टू ए प्लस बी, इस तरीके से a माइनस बी कुछ हो सकते हैं, और डेल्टा ए डेल्टा बी उनमें मान लेते हैं एरर्स पॉसिबल है, ठीक, एब्सोल्यूट एरर है ये डेल्टा ए डेल्टा बी। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो वो इतना हो सकता है। और आपको कोई बोले परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर तो डेल्टा एक्स बाय एक्स होता है, आपको पता ही है। सो फाइनली आप किस तरीके से लिख के बताओगे, रिजल्ट विल बी, आप लिख के बता दोगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो मेन ही बात ध्यान रखनी थी कि जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होता है स्टूडेंट्स, तो दोनों जो इंडिविजुअल रीडिंग होता है उनका सम, बस। अगला रूल स्टूडेंट्स, अगला रूल है ये प्रोडक्ट का। तो इसमें आप देखें क्या लिखा है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और द रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, प्रोडक्ट मतलब या तो a इंटू बी कोई क्वांटिटी है, जैसे मान लेते हैं कि उसी रेक्टेंगल का हम निकाल रहे होते, क्या सपोज हम निकाल रहे होते उसका एरिया, राइट, तो एरिया निकाल रहे होते तो l इंटू बी कर रहे थे ना, या फिर डिवीजन करना पड़ सकता है कोई चीज़ों में। तो अगर आप एरिया निकाल रहे होते या ऐसा कुछ कर रहे होते तो उस केस में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो पॉसिबल है वो क्या होगा, देखो इसी के बारे में बोल रहा है, फिर से रिपीट करता हूँ। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर दोनों एक ही बात है, इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, सम ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो इस बार क्या होता है कि अगर आपको निकालना है कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर जो रीडिंग में पॉसिबल है
वो होगा हमेशा दोनों के फ्रैक्शनल एरर का सम। ये आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा आसान है स्टूडेंट, बड़ा आसान है। अभी धीमे धीमे आपको चीजें याद हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एरिया है L इंटू बी, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एरिया हो सकता है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, वो कितना होगा? तो डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B। ये बी को मैं स्मॉल बी ही लिखूं ताकि वो ब्रेड जैसा लगे, स्मॉल बी बाय बी। इनफैक्ट मैं इनका मैग्नीट्यूड लूंगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो वैल्यूज है, ये डेल्टा ए डेल्टा बी, ये एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू ही है। देखो यहाँ पर इन्होंने जब लिखा तो प्लस माइनस डेल्टा ए करके लिखा है। तो ये जो डेल्टा ए लिखा हुआ है ना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डेल्टा बी जो अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको फ्रैक्शनल एरर इन एरिया निकालना है प्रोडक्ट में, या डिवीजन भी होता है स्टूडेंट, डिवीजन भी होता, उसमें भी जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर जो कितना हो सकता है, तो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, ये है। तो इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, काफी सारे। ये जो पार्ट दिया है, इसको इसको लिखना बड़ा आसान होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो अभी सिर्फ 2 दिख रहे हैं, 3 भी हो सकते थे स्टूडेंट। जैसे लेंथ एरिया है ना, ये तो जैसे अपन वॉल्यूम होता है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वॉल्यूम तो आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस तरीके से लिखा जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर आपको सपोज वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज चाहिए होता, डी वी बाय वी चाहिए होता वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज, तो आप क्या लिखते? डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस प्लस डेल्टा सी बाय सी, सी बाय सी सिंपली। तो अगर सिंपली प्रोडक्ट में है क्वांटिटीज, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका जो वॉल्यूम है सपोज यहाँ पे, उसमें अगर फ्रैक्शनल एरर निकालना है आपको, अगर आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो आप क्या करोगे? इंडिविजुअल जो फिजिकल क्वांटिटी है उनमें जो फ्रैक्शनल एरर है उनका आप मैग्नीट्यूड कर दोगे, बस बात खत्म स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा, वो ये कि यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये जो हम लगा रहे हैं, ये तभी वैलिड है जब एल बी और सी ये सब इंडिपेंडेंट हो। ये सब तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये बात को मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर आप, ये लिखा हुआ है क्वांटिटी है आर, आर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसको जैसा उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं लिख दूँ डी आर बाई आर लिख के दिखाएं, यहाँ लिख के दिया है मैंने। हाँ देखो एग्जाम्पल है, वैसे मैं इसी पे आऊँगा। तो जैसे इसी को ले लेता हूँ, सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल में। सपोज 2 रेजिस्टेंस है आपके पास, और मेजरमेंट उनको प्रॉपरली एरर के साथ दिया गया है, और आपको कोई बोले कि पैरेलल अगर इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करें, तो जो रीडिंग आ सकती है एरर में वो कितनी आ सकती है, रेजिस्टेंस में एरर कितना आ सकता है, ये कोई पूछे तो आप कैसे निकालोगे? तो आपके दिमाग में देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ऊपर एक क्वांटिटी है, नीचे एक क्वांटिटी है, नीचे भी एक ब्रैकेट में एक क्वांटिटी है। आप इसको भी एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करने का कोशिश कर सकते हो इस तरीके से। तो आप लिख सकते हो डी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने फ्रैक्शनल एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करी, तो आप ऐसा लिख सकते हो fractional error in R is equal to fractional error in R1 plus fractional error in R2 plus fractional error in this, जो नीचे जो क्वांटिटी लिखी पूरी पूरी R1 प्लस R2 अपॉन उनकी मीन वैल्यू R1 प्लस R2। ऐसा आप कर सकते हो कोशिश, पर स्टूडेंट्स ऐसा करना गलत होगा। ये जो फॉर्मूला है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो रूल नंबर 2 था, वो इन केसेस के लिए वैलिड नहीं है, जिसमें ये जो क्वांटिटीज है R1 R2, इनमें से कोई भी आपस में इंडिपेंडेंट हो। यहाँ 3 टर्म है, तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाली टर्म का दोनों से रिलेशन है, तो ऐसे केस में नहीं कर सकते। अब अगर मान लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे उसको भी आप समझ लो। तो उस केस में आप क्या करते, मैं आपको बताता हूँ। उस केस में आप कर देते उसको सॉरी ओके, उस केस में आप क्या करते, उस केस में करते आप डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आता है स्टूडेंट्स ये आंसर। क्या बात को समझे स्टूडेंट्स? मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और
क्योंकि मेरा आईपैड जो है अब ये डिस्चार्ज होने वाला है, और डिस्चार्ज होने से पहले हमें इसके लिए कुछ करना होगा, नहीं तो फिर हमारा लेसन बीच में अधूरा रह जाएगा। और वाकई में स्टूडेंट लेसन बनाने में मेहनत लग जाती है। आई होप लग गया। यस, चलिए तो अब हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे थे? तो आपको क्या करना है उस केस में, डिफरेंशिएट करना है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना। और मैं तो कहूँगा कि स्टूडेंट्स आप याद कर लो ना ये केस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये आता है एग्जाम में ऐसा का ऐसा, याद कर लो इसको। कि आपको कभी 1/R1 1/R2 लिखा हुआ है, देखो अगर 1/R1 ये अगर ये रहा 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2, तो आपको तो उसके लिए ये जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लो बस। एग्जाम में आया है स्टूडेंट्स, पिछले कई सालों में आया है, 2-3 बार आ चुका है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट स्टूडेंट्स, कई बार होता है प्रोडक्ट टाइप बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, जैसे अभी पिछले वाला जो केस था वो भी प्रोडक्ट टाइप ही था, लेकिन कुछ पावर से भी रेस कर रखा हुआ है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in the quantity raised to the power n is n times the fractional error। अच्छा क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, सपोज x इज इक्वल टू a टू द पावर n है, x इज इक्वल टू a टू द पावर n है, तो वो कहना चाह रहे हैं फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी इक्वल टू n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a। पावर है सामने आती है ना, जो पावर है वो सामने आती। अगर ऐसे ही ये प्रोडक्ट में भी होते स्टूडेंट्स तो क्या करते हम, जो पावर है सब सामने आ जाती, पावर है सब सामने आ जाती, और जो प्रोडक्ट रूल था वो लगाते भी। तो फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी इक्वल टू डेल्टा x बाय x, जो है फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी इक्वल टू p टाइम्स डेल्टा l बाय a, p टाइम्स डेल्टा a बाय a। फिर ये जो q है वो आ जाएगा सामने q टाइम्स डेल्टा b बाय b। फिर ये जो r है वो आ जाएगा सामने और डेल्टा c बाय c। ध्यान रखेंगे ये सब मैग्नीट्यूड्स है, सब मैग्नीट्यूड्स है, और बीच में सब प्लस ही आता है। हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताना होता है स्टूडेंट्स, ताकि सामने वाला जो उसको यूज कर रहा है गलती ना करे। चाहे ये c नीचे भी होता तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाते तो ये क्या बन जाता, ये वैसे तो ऐसा बन जाता, a की पावर p बन जाता, b की पावर q बन जाता, और c की पावर -r बन जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लिखते फ्रैक्शनल एरर इन x, तो आप लिखते p सामने आ जाता डेल्टा a बाई ए, q सामने आ जाता डेल्टा b बाई बी, और जो r है वो सामने आ जाता, ये -r जो है इसको हम प्लस कर देते क्योंकि हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ जो क्वांटिटीज होती है वो सब मॉड्यूलस होती है, सब मॉड्यूलस होती है, सब मॉड्यूलस होती है। तो आपको चिंता ही नहीं करना, आपको तो प्लस प्लस करना है, तो फिर मस्त प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं, आपको तो सिर्फ ध्यान रखना है पावर सामने और बीच में प्लस, पावर सामने बीच में प्लस। बस स्टूडेंट्स यही सब बातें थी, और अब हमारे पास है क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, और आप इसके लिए वेट करें स्टूडेंट्स, लगे तो आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो स्टूडेंट्स। आपके लिए यहाँ पर इस वक्त ये अभी जब बैठे हो आप देख रहे हो अगर इसको, तो आप मान लीजिए कि आपके इन 5-6 क्वेश्चन जो आने वाले हैं इसमें आपको सारा सारा चैप्टर दिख जाएगा ये कैसे करते हैं। तो आप बैठो 2 मिनट खुद अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपके पास एग्जाम है, वैसे भी करने के लिए कितना टाइम होता है 1 मिनट, तो 1 मिनट से मैक्सिमम तो ऊपर आपका टाइम होता नहीं, 45 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे में करने होते हैं, तो आप 1 मिनट ही मान के चलिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको पहले तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज कर लो और ट्राई कर लो स्टूडेंट्स। मैं लिटरली ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर। तो इनिशियल टेम्परेचर ये था, उन्होंने दे दिया मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसमें भी आपने रीडिंग दे दी है। आपसे कोई पूछता है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट, तो आपको बताना है, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स डेल्टा टी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको रिप्रेजेंट किस करना है, चेंज इन टेम्परेचर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा टी मीन प्लस माइनस एरर इन डेल्टा टी। वीडियो पॉज कर लो स्टूडेंट्स, अब फिर मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक। आप अपने लिए पढ़ो, वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई कर लो 1 मिनट, यही कहीं आपकी परीक्षा हो जाएगी, आपको आता है नहीं आता है, जितना आपने समझा उसके बेसिस पे आप कोशिश करो,
और अब मैं बताने आता हूँ। चलो स्टूडेंट्स, ठीक, ये देखो, हमें रूल याद है। रूल नंबर 1 था कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, दोनों में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है वो ऐड हो जाती है। मैं एरर बताऊं आपको वापस से, वो क्या फॉर्मूला था, इजी है वो। आपको लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ तो याद है, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है वो ये होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, चाहे आप सब्सट्रैक्शन करो चाहे आप एडिशन करो। और परसेंटेज एरर वो आप डेल्टा एक्स बाय एक्स करके निकाल सकते हो। तो फाइनली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हाँ, थीटा 1 दिया हुआ है इतना, ये थीटा 1 की मीन वैल्यू है और ये उसमें एरर है, ये थीटा 2 की मीन वैल्यू है और ये उसमें एरर है। सबसे पहले तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 चाहिए ना हमें, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 उसकी मीन वैल्यू निकालो, 78 माइनस 40.6, मतलब आपने क्या किया है, दोनों की मीन वैल्यू को माइनस कर दिया है। बिल्कुल 37.7 का टेम्परेचर राइज हुआ है, पर इस जो राइस आप बता रहे हो इसमें कुछ एरर हो सकता है। और कितना पॉसिबल एरर हो सकता है, तो आप क्या कर दोगे, दोनों का जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको ऐड कर दोगे। मतलब आपने 0.3 प्लस 0.2 कर दिया है, कितना आ गया 0.5। फाइनली आप बोलोगे राइज इन टेम्परेचर इज 37.7 प्लस माइनस 0.5। समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप रिमेंबर करो कि कैसे करना है और सही यहाँ से लेके आओ। इनफैक्ट मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाओ, जब भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाता हूँ या थ्योरी लिखवाता हूँ तो आप नोट्स बनाते हुए चलो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स। हाँ चलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, अगेन आप रेडी रहें इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, आपको बोला गया सीरीज में कनेक्टेड है, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे विथ एब्सोल्यूट एरर, बताइए। चलिए आपके पास टाइम है 1 मिनट का, एग्जाम में आपको 1 मिनट ही मिलेगा। स्टार्ट, वीडियो पॉज करके स्टार्ट करिए क्योंकि मैं जस्ट आफ्टर 10 सेकेंड इसका सोल्यूशन बताना स्टार्ट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास डेल्टा एक्स दिया हुआ है, डेल्टा आपको पता है, आपको निकालना क्या है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 होता है, मतलब आपको एक्चुअली एडिशन करना है ना इन दोनों का। तो एडिशन में तो आप जानते हो, एडिशन में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है वो क्या होगा, इन दोनों का सम। जो इंडिविजुअल मीन एब्सोल्यूट एरर है उनका सम, जो लिखा हुआ है डेल्टा एक्स क्या होगा, वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आपने पहले तो क्या निकालना है, जो आर इक्विवेलेंट है उसकी मीन वैल्यू, जो कि इन दोनों की मीन वैल्यू को ऐड करके आने वाली है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है ना। फिर तो ये अगर 32, तो फाइनली जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो तो 32 होगा, लेकिन 32 प्लस माइनस कुछ हो सकता है ना, वो भी आपको रिप्रेजेंट करना है। और वो कैसे निकालोगे, डेल्टा आर इक्विवेलेंट विल बी डेल्टा R1 तो डेल्टा R2 एंड यू हैव गॉट 0.8। सो फाइनली आप जो कैलकुलेशन है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कि आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट है 32 प्लस माइनस 0.8। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैं बोलूंगा ये 32.8 हो सकता है, चाहे कितनी ही मिस्टेक हो जाए। और कम से कम ये कितना हो सकता है, तो मैं बोलूंगा ये 32 माइनस 0.8 करेंगे कितना हो जाएगा, 31.2 हो सकता है। तो 31.2 से लेकर ये आर इक्विवेलेंट जो है अपना, ये 32.8 यहाँ तक वेरी कर सकता है, ये बताने का तरीका होता है। चलिए अब ये देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स, लगे रहो। आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा और फटाफट फटाफट आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्जाम में करने के लिए, प्लस आपके जो लूप होल्स है वो भी भर जाएंगे। ए थिन कॉपर वायर, ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L इंक्रीसेज इन लेंथ बाय 2%। ओके, एक कॉपर वायर है उसकी जो लेंथ है वो 2% से बढ़ जाती है when heated from T1 to T2। ओके नाउ if the copper tube having side 10 लीटर, एक कॉपर ट्यूब है जिसकी साइड है 10 L, ओके लीटर नहीं है ये, अभी तो एक कॉपर ट्यूब है ये, एक कॉपर ट्यूब, ठीक। और इसकी जिसकी लेंथ L थी, उसकी जो लेंथ जो है वो बढ़ जाती है 2% से जब हमने हिट किया T1 से T2। अब एक कॉपर ट्यूब है, वायर में ट्यूब है जिसकी लेंथ 10 गुना है, उसको भी हमने अगर T1 से T2
हीट किया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार आप लोग ट्राई कर लो। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। कॉपर क्यूब है, ओके कॉपर क्यूब है। चलिए स्टूडेंट्स तो आगे बढ़ें क्या? आप लोग एक बार खुद ट्राई कर लो, समझने की कोशिश कर लो एक बार, और फिर मैं आपको बताता हूँ। एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, वन फेस राइट, ना कि पूरे एरिया, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कठिन है लेकिन आपको करना चाहिए एक बार ट्राई। चलिए मैं वेट करता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, और ऑब्वियसली आप ट्राई करोगे, आपसे नहीं बनेगा, फिर मैं बताऊंगा तभी तो आपसे बनेगा ना। चलिए देखो एरिया, ये एक कॉपर का क्यूब उन्हें लिया है जिसका एरिया, जिसका आपको साइड दिया हुआ है 10L। एरिया कितना होता है स्टूडेंट, सबको पता है एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको अगर कोई बोलता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया कितना होगा, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, जो तीसरा रूल था स्टूडेंट, तीसरा रूल मैं आपको दिखाऊं क्या था, मैं जरा उस पर आता हूँ। हाँ, कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर n इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी इटसेल्फ। जैसे x इज इक्वल टू a की पावर n है, जैसे की तरफ एरिया जो था वो l स्क्वायर है ना, तो आपको अगर कोई बोले कि डी ए बाई ए कितना है, तो आप देखो जरा ऊपर स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, जो पावर जो है वो सामने आ जाएगी, और ये डी एल बाई एल। मतलब अगर इट इज द क्वांटिटी इज रेज टू द पावर n, देन द फ्रैक्शनल change in x will be equal to n times the fractional error in the quantity itself। तो यहाँ पे तो एक ही क्वांटिटी है, यहाँ पे अगर सब एडिशन में भी होते तो भी आपको पता है बीच में प्लस आना था और जब पावर सामने आ जाना था। ये है फॉर्मूला। तो अब मैं वापस जाने जा रहा हूँ उस पे स्टूडेंट्स। ओके, हमसे कहा है एरिया, तो एरिया तो क्या होगा 10L इंटू 10L ऑब्वियसली। जो मीन, ये तो क्या निकाला उन्होंने, मीन एरिया राइट। अब एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन एरिया कितना होगा, डेल्टा एल बाई ए, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि एरिया प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर है, इसलिए ये वाला 2 यहाँ पे आ गया राइट, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया सामने, और डेल्टा एल बाई एल वही चीज तो करी है। तो डेल्टा ए बाई ए कितना हुआ, 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, उनने किया सिर्फ इतना सा है, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल, मैं स्मॉल एल लिखता हूँ स्टूडेंट्स अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे जो एल है ना वो एल कितना है, 10 टाइम्स ऑफ एल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एल एल बहुत आ गया है, कैपिटल एल। तो फाइनली ये हुआ तरीका। और अब तो स्टूडेंट्स देखो, आपको कोई बोलता है कि ये जो थिन कॉपर वायर है उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई है, 2% से, मतलब उसके लिए लिखा हुआ था डेल्टा एल बाय एल, वो कितना है, वो 2% था, मतलब 2/100 फ्रैक्शन में बोल सकते हैं अपन राइट। तो अगर कोई बोलता है 10L है, तो डेल्टा ऑफ 10L डिवाइड बाय 10L, उसमें भी तो उतना ही आएगा ना स्टूडेंट्स, एरर 2% का। तो उन्होंने वही लिखा है कि स्टार्टिंग में तो कॉपर का दे दिया एल लेंथ का, और यहाँ पे 10L। अरे तो बात वही है कि अगर एल लेंथ में परसेंटेज एरर आता है 2%, तो 100L में भी कितना एरर आएगा, 2% ही आएगा। मैंने आपको बताया था ना एक चीज, अगर आपको याद हो एग्जाम्पल, कि आपने आप कोई कंपनी चलाते हो या कुछ कोई खिलौना बनाते हो, कोई आइटम बनाते हो, तो आपके मान लेते हैं 10 में से एक खराब हो जाता है, तो आप बोलोगे कि आपका जो परसेंटेज एरर जो आता है 1/10 इंटू 100, तो आपका 10% माल तो खराब ही हो जाता है राइट। तो 10 में से एक खराब होने का मतलब यही हुआ ना, कि अगर आप 100 बनाते तो 10 खराब हो जाते, कुल मिला के रहना 10% ही एरर है। तो वही बात हो गई कि अगर एल लेंथ में 2% का एरर आता है, मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो एल लेंथ जो है वो 2% बढ़ जाती है, तो टेल एल लेंथ भी 2% ही बढ़ेगी, पर टेल एल लेंथ का 2% ज्यादा होगा, है ना। एल लेंथ का जो 2% होगा वो तो खाली इतना सा होगा, एल
2% कितना होगा, L इंटू 2/100, और जो 10L का 2% ज्यादा होगा ऑब्वियसली। समझे ना बात को? ठीक है। तो सिमिलरली स्टूडेंट, जब वॉल्यूम का निकालना होगा आपको, कितना चेंज आया, तो मीन वॉल्यूम तो कितना हुआ, 10L इंटू 10L ए क्यूब। आप जानते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। तो डी वी बाई वी ऑब्वियसली क्या होने वाला, 3 टाइम्स ऑफ डी ए बाय ए, राइट। और सेम चीज लिखी हुई है ये कि 3 टाइम्स डी ऑफ, अगर यहाँ पे 10A अपॉन कोई 10A भी लिख देता तो 10 से 10 तो कैंसिल ही होना है ना, ऐसे। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये होती है बात परसेंटेज वॉल्यूम की। सो जो यहाँ पे L की पावर क्यूब आ गया, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से डी वी बाय वी आना चाहिए 3 टाइम्स डी एल बाय एल, बात खत्म, डेल्टा एल बाय एल। पर आपको जो लेंथ दी है वो 10L दी हुई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप 10L ले लो, 10L में भी वही फ्रैक्शनल एरर आने वाला है, ऐसा। दोनों देखो नीचे ऊपर दोनों बराबर है कि नहीं, इसलिए उन्होंने क्या लिया यहाँ पे, सिर्फ 10L ले लिया, सॉरी डेल्टा एल बाय एल ले लिया। डेल्टा ऑफ 10L बाय 10L कर देते तो भी तो वही आता ना। इसलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको आपको दोबारा करना चाहिए और दोबारा वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वंस एंड फॉर अच्छा हो जाए आपका, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं स्टूडेंट्स आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ। जरा आपको एक बहुत शानदार क्वेश्चन और आने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट्स। क्या आप बता सकते हो कि सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, एक और, हाँ ठीक है, ए और बी क्वांटिटी दे दी अपने को, उन्होंने एरर के साथ दे दिए हैं। आपसे 3 चीज पूछी जा रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए इंटू बी। क्या आप बता सकते हो कि किसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्शनल एरर है और किसमें सबसे कम है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप एक बार ऑप्शन खुद से निकाल दो, सॉल्व कर लो, 1 मिनट का समय ले लो। चलिए स्टूडेंट देखिए, अगर आप निकालते पहले वाले केस में फ्रैक्शनल एरर, तो एरर आप निकालते, दोनों को ऐड कर देते, कितना हो जाता, तो फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 0.08 प्लस 0.06। दो एब्सोल्यूट एरर तो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, चाहे सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो। तो जो परसेंटेज एरर होता है, यहाँ परसेंटेज एरर पूछा गया ना, तो परसेंटेज एरर होता, जो एब्सोल्यूट एरर आया है ए प्लस बी में, डिवाइड बाय जो उसकी मीन वैल्यू आई है, तो मीन वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 14। मीन वैल्यू कितनी है, 14, इसलिए अपन ने डिवाइड किया, 1% आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर a माइनस बी की। तो जब आप a माइनस बी निकालोगे तो मीन वैल्यू कितनी होगी, 8 माइनस 6। लेकिन एरर कितना हो सकता है, एरर तो ऐड ही होता है, तो 0.8 प्लस 0.6 इसलिए लिखा हुआ है 8 माइनस 6 2। एरर तो अभी भी वही होगा, जो एडिशन में एरर होगा वही सब्सट्रैक्शन में एरर होता है। परसेंटेज एरर निकाला, आपको कितना आ गया, 7%। फाइनली जब आपको a इंटू बी में एरर निकालना था, तो उसके लिए आपके पास तरीका है, जो मीन वैल्यू होगा वो तो a इंटू बी करना पड़ेगा, 8 और ये 6, 8 6 48, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मीन वैल्यू तो 48 है। बट मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो कैसे निकाला होगा, अब यहाँ पर कैलकुलेशन दी नहीं है, मैं कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप जब निकालते तो डी जेड बाय जेड निकालने के लिए आप क्या करते, डी एक्स बाय एक्स, याद है आपको, यहाँ पे ए है क्या, और हम जेड निकाल रहे हैं, तो डी ए बाय ए प्लस डी बी बाय बी, इस तरीके से लिखा जाता फ्रैक्शनल एरर। और यहाँ पे आपको डी ए बाय ए कितना होता, तो ए कितना है, 0.08 डिवाइड बाय 8 प्लस ये कितना होता, 0.06 डिवाइड बाय 6, ये फ्रैक्शनल एरर आता, जो कि 0.02 हो जाता। और फ्रैक्शनल एरर जो आया है वो डी जेड बाय जेड है। आप उसको परसेंटेज एरर बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे आप उसको, 2%। समझे बात को? तो अब आपको कंपेयर करना है, आप कंपेयर कर सकते हैं, आंसर आपका खुद ही आ जाएगा। तो ये था। अब आखिरी एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
मैं ये क्वेश्चन करवाऊँ उससे पहले मैं जिस क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा हूँ, हाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस जिनको हमने मेजर कर रखा है, R1 इज इक्वल टू 3 ओम प्लस माइनस 1%, इस तरीके से जब ये कनेक्ट किए हमने पैरेलल में तो आपको बताना है परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए स्टूडेंट्स कर डालो एक बार और बहुत आपको सीखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके करो जरा, ऑल द बेस्ट। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके दिमाग में थॉट आ सकता है कि आर इक्विवेलेंट तो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और आप वही गलती कर बैठो जो मैंने आपको पहले बताई थी। कौन सी गलती? वो गलती मैं आपको बताऊं ऊपर ले आके? बहुत, चलो एक मिनट भी नहीं लगेगा वो गलती क्या है दिखाने में। हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये आया है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए शायद ये फॉर्मूला याद आ जाए, और ये फॉर्मूला याद आ जाएगा तो आप क्या लगा दोगे? प्रोडक्ट रूल। आप लगा दोगे प्रोडक्ट रूल, आप बोलोगे ये हो जाएगा, यहाँ तीन टर्म हो गई तो आर आर इक्विवेलेंट में जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो कितना होगा? तो dr1/r1 dr2/r2, और डी टोटल नीचे वाली जो क्वांटिटी है R1 प्लस R2 अपन R1 प्लस R2, ये नहीं लगा सकते क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटीज है आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट जब होती है क्वांटिटीज तो आप ये नहीं लगा सकते। चलिए तो फिर क्या लगा सकते हो? आपको मैंने बताया था आपको ये लगाना है। अगर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 ऐसा दिया है तो आपको सीधे याद कर लेना है, डिफ्रेंशिएट करके ये लगाना है, dr/r स्क्वायर d इज इक्वल टू dr1/r1 स्क्वायर प्लस dr2/r2 स्क्वायर। समझे बात को? स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया ताकि मैं आपको दोबारा ये पॉइंट के बारे में बता सकूं और आप नेक्स्ट टाइम गलती ना करो। सो स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे? अब पहले तो आप निकाल सकते हो मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने के लिए तो खैर आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, और आपकी मीन वैल्यू अगर आप r इज इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2 करते भी हो तो वो आती है कितना? 6 इंटू थ्री, 6 3 18, 6 इंटू 3 अपॉन कितना आ गया? 9। ये 2 आने वाला है स्टूडेंट, 2 ओम आ गया। तो मीन वैल्यू तो 2 ओम आ जाएगी, मैंने निकाली भी होगी। हाँ निकाली तो है, मीन वैल्यू तो 2 ओम आ गई स्टूडेंट्स। पर आपको जब फ्रैक्शनल एरर निकालना होगा तो आप क्या करोगे? देखो डिफरेंशिएट कर दिया, डेट्स ओके, बट यूज तो यही करना है। आप डिफरेंशिएट क्यों करोगे बार बार? आप याद करो इसको। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फास्टली आप इस तरीके से यूज करो। देखो dr1/r1 स्क्वायर dr2/r2 स्क्वायर इंटू आर, फ्रैक्शनल एरर आ गया। बट मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, ये आपको देखो dr1/r1 दिया हुआ है 100, ये भी ध्यान दें कि आपको यहाँ पे ये 1% क्या दिया, dr1/r1, ये 2% क्या दिया है, मतलब परसेंटेज एरर दे रखा है स्टूडेंट, चिंता नहीं है। तो आपने इसको थोड़ा सा, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से लिखा है कि 1/r1, वो जो R1 स्क्वायर लिखा है उसको एक साथ में लिखा 1/r1 dr1/r1, ताकि आप यहाँ पे परसेंटेज एरर पुट कर लो। dr1/r1 फ्रैक्शनल एरर है, और यहाँ पर भी है इंटू 100। बस स्टूडेंट्स आपने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आया 1.33, और ये सही